नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 में आज हम विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित एक कॉमन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे। जैसा कि आप जानते हैं, आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 2 को हम पूरा ही डिस्कस कर चुके हैं और ये YouTube पर 20 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है। तो देन आप वहां से हेल्प ले सकते हैं और उसका डिटेलिंग पार्ट आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 को भी हम 20 वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बाकी जीएस के क्वेश्चन पेपर को भी इसी प्रक्रिया में पूरा किया जाएगा। तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग सेशन का पार्ट आप बन सकते हैं। तो देन प्राकृतिक संसाधन, तो आप जानते हैं कि आईएएस मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए या उत्तर लेखन के लिए हमें एक अप्रोच को फॉलो करना होता है। अगर वो अप्रोच, वो दृष्टिकोण हमें समझ में आ गया है तो फिर मेंस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गेम नहीं है, इजीली हम इसको पास कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन संबंधी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 3 संदर्भों में। सबसे पहले मिनरल ऑयल, खनिज तेल। दूसरा समुद्री संसाधन, रिसोर्सेज ऑफ ओशन। और तीसरा भूमि एवं जल संसाधन का उचित प्रबंधन। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें कवर कैसे करना है, आईएएस मेंस एग्जाम का जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक में इस पॉइंट को नोट डाउन करना है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ ही लिखे हैं, इनका पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है, वितरण। तो भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में आपको इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण तय करना है कि ये प्राकृतिक संसाधन दुनिया में कहाँ कहाँ, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब भी आप वितरण की बात करेंगे तो इसमें ऐसा देखा गया है, पूरी स्टडी हो चुकी है कि खनिज तेल जैसे संसाधन दुनिया के कुछ हिस्से में ही पाए जाते हैं, बाकी हिस्से में नहीं है। और जहां पर थोड़ा बहुत हैं तो देन वे संसाधन उस देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है। खनिज तेल का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा इसका जो वितरण है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया के जो देश हैं, ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इन देशों में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वेनेजुएला एक प्रमुख देश है, फिर रसिया के पास है। इंडिया में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिसाइड करेंगे तो इंडिया में मुख्यतः गुजरात का अंकलेश्वर, खंभात की खाड़ी, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, फिर आसाम का नाहरकटिया, डिब्रूगढ़ का क्षेत्र, और कुछ संभावित रिसोर्स जिन पर काम चल रहा है अभी भारत में। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच की जो बेल्ट है और हिमालय पर्वतमाला के जो गिरिपाद क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, असम के बीच वाला क्षेत्र है, वहां पर एक पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो देन खनिज तेल के वितरण को जैसे ही आपने देखा तो आपको पता लग गया कि दुनिया के विभिन्न देशों में ये नहीं पाया जाता और इसका वितरण असमान है। तो आप पहले एग्री कीजिए कि हाँ, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें राजनीतिक मुद्दा ये उत्पन्न होता है कि जिन देशों के पास खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी गैस ये अगर नहीं है, काफी कम है, तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश को उदाहरण के लिए उन देशों पर निर्भर करना पड़ता है आयात के लिए। और फिर ये देश भारत की राजनीतिक प्रणाली को, विदेश नीति को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भारत को कोई निर्णय लेना है, लेकिन हम जिन देशों से खनिज तेल आयात करते हैं उन देशों के खिलाफ अगर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी प्लेटफॉर्म पर वोटिंग की जानी है
तो भारत उसमें वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये उभरता हुआ एक राजनीतिक मुद्दा है कि कोई देश किस प्रकार इन संसाधनों के असमान वितरण के कारण अपनी संप्रभुता से सीमित रूप में समझौता करता है और अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप में संचालन नहीं कर पाता है। दूसरा, अमेरिका जैसे देशों ने शुरू से ही मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया के देशों के खनिज तेल संबंधी संसाधनों पर अपने प्रभुत्व का प्रयोग किया है, यानी इन संसाधनों पर एकाधिकार के लिए प्रयास किए हैं, चाहे वहां पर अपनी समर्थक सरकारें बनाई हैं या फिर अपनी कंपनियों के द्वारा वहां निवेश कराया है। अपनी तकनीक के माध्यम से इन खनिज तेल और संसाधनों के निष्कर्षण में उन्होंने हेल्प की है। तो दुनिया के विभिन्न देशों में अमेरिका और रूस की जो बढ़ती भागीदारी है, ये कहीं ना कहीं नव साम्राज्यवाद को बढ़ा रही है, नियो इंपीरियलिज्म। तो नव साम्राज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अपनी तकनीक, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के आधार पर दुनिया के विभिन्न संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और फिर उनका वाणिज्यिक उपयोग करके दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ कमाते हैं और विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो एक राजनीतिक मुद्दा यह भी है कि यह कहीं ना कहीं नव साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है। तीसरा राजनीतिक मुद्दा आप इसमें यह डिसाइड कर सकते हैं कि इन देशों में कहीं ना कहीं अपने संसाधनों के संरक्षण के लिए, अधिकतम उत्पादन के लिए भी एक फाइट देखी जा रही है, एक संघर्ष देखा जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। तो ओपेक जो विभिन्न देशों का संगठन है, यह ऑर्गेनाइजेशन उत्पादन से लेकर के वितरण तक की नीति डिसाइड करता है और दुनिया की पूरी राजनीतिक प्रणाली को ठप करने की क्षमता इनके पास वर्तमान में बनी हुई है। तो राजनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारें इसके कारण इनस्टेबल हो जाती हैं, यानी अस्थिर हो जाती हैं, क्योंकि इस संसाधन की कमजोर उपलब्धता उस देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। भारत में जो खनिज तेल है हमारी अपनी आवश्यकता का केवल 30% है, यानी 70% हम लगभग बाहर से आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर खनिज तेल और इन संसाधनों की कीमत बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो डेफिनेटली उसकी अधिक लागत भारत में आएगी और हमारा इससे जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, चालू खाते का जो घाटा है, वो लगातार हमारा बढ़ जाएगा। और जब घाटा बढ़ जाएगा और हमारी लागत ज्यादा आएगी, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास संसाधन घट जाएंगे और फिर सरकार सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, महिलाओं और वृद्धों के लिए जो कल्याणकारी योजना लागू करती है, उन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन योजनाओं को संचालित करने के लिए उतने संसाधन सरकार फिर निवेश नहीं कर पाएगी, उनको व्यय नहीं कर पाएगी। तो किसी भी प्राकृतिक संसाधन को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर खनिज तेल को लिया है, क्योंकि दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये उसका प्राण तत्व है, आत्मा है। तो इसको एक सोल या इंजन कहा जाता है किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो असमान वितरण आपको दिखाई देगा और फिर दुनिया के विभिन्न देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे किस तरीके से प्रभावित होते हैं, इसी पैटर्न पर आप प्राकृतिक संसाधन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज ऑफ द ओशन, यानी समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधनों पर भी इंटरनेशनल स्टडीज और रिसर्च काफी हो चुकी हैं और उन सभी स्टडीज में इन्हीं सब बातों को रखा गया है कि समुद्री संसाधन वर्तमान में जिस स्थिति में है और भविष्य में ये पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं। यानी वर्तमान में समुद्री संसाधनों के बारे में जो रिसर्च हुआ है, एक तो पूरा नहीं है, और जितना भी रिसर्च हुआ है उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में मानव सभ्यता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्री संसाधन पर्याप्त रहेंगे। इसलिए समुद्री संसाधन से भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पैदा होते हैं। यानी जब ये रिसर्च में, स्टडीज में आ चुका है कि जिस देश का समुद्रों पर जितना प्रभाव और अधिकार रहेगा, वह देश दुनिया की विदेश नीति को, अर्थव्यवस्थाओं को दिशा प्रदान करेगा। इसलिए अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों समुद्रों पर और इस वैश्विक विरासत पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। चीन का उदाहरण सबसे प्रमुख है, जो दक्षिणी चीन सागर को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानता है
और दक्षिणी चीन सागर में चीन ने जिस प्रकार का दखल दिया है उसके राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के आयाम दिखाई देते हैं। तो एक तो समुद्री संसाधनों ने दुनिया के देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ाया है, क्योंकि कोई भी देश भविष्य को लेकर के बड़ा चिंतित है और वह अपनी एक सेफ्टी चाहता है। दूसरा जो रिसर्च हुआ है समुद्री संसाधनों को लेकर के कि मानव सभ्यता, मानव जीवन की जो वर्तमान में समस्याएं, जो कठिनाइयां, क्या इनका समाधान इनके द्वारा हो सकता है। निश्चित रूप से पहला, समुद्री संसाधनों में सबसे प्रमुख है मछली उत्पादन और अन्य प्रकार के मरीन एनिमल्स और लिविंग्स का प्रोडक्शन। तो इतने समुद्री संसाधन हैं हमारे पास, उनमें से अगर फिशरीज सेक्टर को, मत्स्य पालन क्षेत्र को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि फ्यूचर में एक मुद्दा ये बनने वाला है कि इतनी बढ़ती हुई मानव आबादी के लिए हाउ विल यू मैनेज द फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा कैसे आप इंश्योर करेंगे। तो इसमें मरीन जो रिसोर्सेज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेकंड, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हम जीवाश्म ईंधन से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हाइड्रोजन और हाइड्रेट और मीथेन गैस, इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और मीथेन के और हाइड्रेट के असीमित भंडार समुद्र के बॉटम पर रिसर्च किए गए हैं। भविष्य में जब भी तकनीक एडवांस फॉर्म में आएगी तो तकनीक के माध्यम से हम समुद्री संसाधनों को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, निष्कर्षण कर पाएंगे और फिर उनका एक कॉमर्शियल यूज डिसाइड हो पाएगा। तो निश्चित रूप से भविष्य में हर देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए समुद्री संसाधन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आपको पता है कि वर्तमान में दुनिया के कुल व्यापार का 98%, 98% समुद्री रास्ते से होता है और भविष्य में यह 98% या इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी 99% तक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समुद्रों का जो योगदान है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि जो देश समुद्र को प्रभावित करने की जितनी अधिक क्षमता रखता है वह देश विदेशी व्यापार में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और विदेशी व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए समुद्री संसाधन आर्थिक संबंधों को निर्धारित करने का प्रमुख कारक भविष्य में बन सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र के भीतर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की खोज की जा चुकी है। डायमंड, हीरा और पर्ल मोती, इनका उत्पादन समुद्र के बाहर जितना होता है उससे कई गुना अधिक इनकी उपस्थिति समुद्र के भीतर देखी गई है। अगर हम सफल हो जाते हैं वाणिज्यिक रूप से इनका उत्पादन करने में तो निश्चित रूप से हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो समुद्री संसाधन विभिन्न संदर्भों में दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और एक न्यू रिसर्च इसमें यह भी हुआ है कि भविष्य में बढ़ती हुई बीमारियों से लड़ने के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए हमें कुछ ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होगी जिनसे उस प्रकार की या नई प्रकार की मेडिसिन, दवाइयां बनाई जा सकें और ये रॉ मटेरियल्स समुद्र के बॉटम में हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो दुनिया में खाद्य असुरक्षा की समस्या को समाप्त करने के लिए, औषधि क्षेत्र फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को ठीक करने के लिए, मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, एनर्जी सेक्टर को मेंटेन करने के लिए और ट्रेड कॉमर्स को मेंटेन करने के लिए समुद्र अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। तो समुद्री संसाधनों को आपको इस संदर्भ में पढ़ना है तो इसका राजनीतिक आयाम भी हो गया कि यही कारण है कि दुनिया का कोई भी देश इस कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहता और सभी देश समुद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी नेवी की क्षमता बढ़ा रहे हैं। जॉइंट एक्सरसाइज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनमें भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि भारत अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को टारगेट कर रहा है, जहां पर वह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों के साथ अपनी नेवी एक्सरसाइज को तेजी से बढ़ा रहा है। तीसरा एस्पेक्ट है भूमि और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन। देखिए, लैंड और वाटर जो रिसोर्सेज हैं ये मानव जीवन के लिए प्राइमरी नीड है। पानी और भूमि, इन दोनों के बिना हम मानव जीवन की संकल्पना को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इनके संबंध में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। पहला,
द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, इनका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। और सेकंड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जिस तरीके से अभी हम इनका शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वो तरीका और तकनीक दोनों ही ठीक नहीं है। देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन तब होता है किसी देश में जब सरकार के पास पूरी तकनीक नहीं होती है, उस क्षेत्र विशेष का ज्ञान नहीं होता है। दुनिया के काफ़ी सारे देशों में दोहन की नई तकनीकें, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और नवाचार विकसित किए जा चुके हैं। तो भारत जैसे देशों को इन चीज़ों का प्रयोग अपने देश में करना चाहिए। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या ने भूमि और जल दोनों संसाधनों पर अधिकतम बोझ यानी बर्डन क्रिएट किया है, क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड को पूरा करने के लिए ज़्यादा भूमि चाहिए, और ज़्यादा भूमि चाहिए इसलिए शहरों का विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन। अब नगरीकरण की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब आप नगरीकरण का विस्तार हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हो, क्षैतिज रूप में, तो गारंटीड उससे भूमि संसाधन कम होता है। और देश के भीतर जितना अधिक आप हाईवेज और रेल नेटवर्क का विस्तार करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप बढ़ाएंगे, तो देन उससे भूमि संसाधन की उपलब्धता घटेगी। तो एक तरफ बढ़ती हुई मानव आबादी है, दूसरी तरफ भूमि संसाधन कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये उचित प्रबंधन नहीं है। इट मीन्स आपको इन दोनों को मैनेज करना होगा कि हमें नगरीकरण की दिशा और दशा दोनों तय करनी होगी कि नगरीकरण के साथ भूमि संसाधन की उपलब्धता कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि खाद्य सुरक्षा को हमें मेंटेन करना होगा अभी भूमि संसाधन के माध्यम से। और जल संसाधन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम जो वर्तमान में आ रही है वो ये कि मानव आबादी के अनुपात में जो फ्रेश वाटर है, जो स्वच्छ पेयजल है, उसकी उपलब्धता पहले से ही कम है। भारत जैसे देश में देखा जाए तो जितनी मानव आबादी है उसके लिए पीने का पानी जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरी मानव आबादी के लिए पेयजल का एक संकट उत्पन्न हो सकता है। और सेकंड एस्पेक्ट ये है कि जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर लेवल है, जो सतही जल संसाधन भारत में उपलब्ध है, जिस पर हमारी मानव आबादी डिपेंड करती है, उसका स्तर लगातार घटता जा रहा है। और उपलब्ध जल में से बहुत बड़ी मात्रा प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। जल का प्रदूषण होना, सतही जल के स्तर में गिरावट आना तेजी से, और जलीय संसाधन का जनसंख्या के अनुपात में कम होना, तो देन ये हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हो रहा है। अब सवाल ये पैदा आता है कि भूमि और जल संसाधन का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर आप इसके मैनेजमेंट का एक राइट वे डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन अवॉइड द एमर्जिंग क्राइसिस। तो हमारे सामने जो एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं अपने जीवन से। तो दुनिया के सभी देश इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड का, सॉइल का बेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। तो उसका एक रास्ता निकाला गया है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। अगर एग्रीकल्चर लैंड का एरिया कम हो रहा है तो देन हमें पर हेक्टेयर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का प्रयोग करना चाहिए, और जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स है इसका यूज लगातार हमें घटाना होगा। और एग्रीकल्चर लैंड में जिस प्रकार का हम वेस्टेज डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनका जो इन्फ्लक्स आ रहा है उस पर तेजी से हमें रोक लगानी होगी। इसी प्रकार जल संसाधन के संरक्षण के लिए कई प्रकार की तकनीक का प्रयोग करना होगा। तो एक तो बरसात का जो जल होता है, रेनी जो वाटर होता है, उसको हमें स्टोर करने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है। और दूसरा, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है लगातार तेजी से डिप्लीटिंग हो रहा है, तो हमें ग्राउंड वाटर के रिचार्जिंग के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना होगा। और जो उपलब्ध जल है, जिस तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं, उसके लिए और ज़्यादा अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में सिंचाई की जाती है जल से, तो इरिगेशन के लिए बेस्ट मैनर क्या हो सकता है, बूंद बूंद सिंचाई या टपकन सिंचाई का सिद्धांत, स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। इसके माध्यम से हम वाटर के वेस्टेज को, पानी के अपव्यय को 80% तक रोक सकते हैं। इसी प्रकार भारत जैसे देशों में देखा जाए तो जहां पाइपलाइन के माध्यम से वाटर को सप्लाई करते हो मेट्रो सिटीज़ में, और ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो आपकी पाइपलाइन सप्लाई है बीच बीच में ब्रेक हो जाती है और मिलियंस ऑफ
गैलन्स वाटर, ये हमारा वेस्ट हो जाता है। तो देन ऑन द अदर हैंड वी हैव टू मैनेज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमें अपने प्रशासन को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाएगा कि कहाँ पर लीकेज है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे आपको उस प्रोन एरिया का पता लग जाएगा, देन उस डैमेज को, उस नुकसान को आप कम से कम कर सकते हैं। तो भूमि और जल संसाधन हमारी प्राइमरी नीड है, लेकिन वर्तमान में ये दोनों संकट की स्थिति में है और फ्यूचर में बढ़ती हुई मानव आबादी के लिए इन दोनों का सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए कौन कौन से नए तरीके, तकनीक का प्रयोग इस दिशा में किया जा सकता है, उसके लिए दुनिया के सभी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वाले टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो समुद्री संसाधन का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पूरी दुनिया में, दुनिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें जहाँ पर समुद्र है और जहाँ संसाधन अधिकतम पाए जाते हैं, फिर आप भारत को कंपेयर करेंगे। इसी प्रकार जो लैंड है, लैंड रिसोर्स है, भूमि संसाधन, उसमें भारत में देखा जाएगा कि फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि कितनी है, अनुपजाऊ भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, जंगलों के अधीन भूमि कितनी है। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो देन ये भी आपको अनइक्वल नजर आएगा। और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन तो अनुकूल है ही। इंडिया के कुछ राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, कुछ राज्यों में सफिशिएंट है, कुछ राज्यों में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, कुछ राज्यों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ राज्यों की नदियाँ, झील, तालाब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं, कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। तो देन ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वर्तमान में हमारे सामने बनी हुई हैं और हमें इनको रिमूव करना होगा, इनके समाधान की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे।